बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ योर टीचर डॉक्टर मोहम्मद हबीब अमीन एंड वेलकम टू मेडिकोलॉजी। सो बेटा, आज की वीडियो के अंदर हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ना है और चैप्टर का नाम है हमारा गैसियस एक्सचेंज। सो बेटा, सबसे पहले तो ये समझो कि आपकी बॉडी जो पूरे दिन में फंक्शन परफॉर्म करती है, पूरी ज़िंदगी जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, चाहे उसमें ग्रोथ हो, व्हाट्सएवर बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं सब शामिल हो, तो उन सब के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो बेटा, आपकी बॉडी को एनर्जी कौन देगा? आपकी बॉडी को एनर्जी कौन देगा? क्या करते हो भाई एनर्जी के लिए? खाना खाते हो। तो आपका फूड आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन ये फूड डायरेक्टली एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर सकता। इस फूड को ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडाइज करना है, और रिटर्न में फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करता है भाई। तो फूड को तोड़ना है ऑक्सीजन की मदद से, और रिटर्न में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, उसको बॉडी से निकालना भी है। आपने बड़ी मशहूर इक्वेशन आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ये वाली C6H12O6 प्लस O2, एंड देन रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होता है, और बॉडी को क्या मिलता है? एनर्जी ATPs की फॉर्म में, राइट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसमें आपका फूड ऑक्सीडाइज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और आपको एनर्जी देता है, और इसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। अक्सर टर्म आपने सुना होगा इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का। तो सेलुलर रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन ये कहाँ पे हो रहा है बेटा? ये आपके सेल में हो रहा है। सेल के कौन से पार्ट में? साइटोप्लाज्म एंड द मोस्ट फेमस पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। सो अब बॉडी को, आपके सेल को फूड सप्लाई मिल जाती है, और क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, और क्या रिमूव करना है? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना है। ये काम सेल के लिए कौन करेगा? ब्लड करेगा। ब्लड ही है जो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा बॉडी के तमाम सेल्स को, और ब्लड ही है जो बॉडी के तमाम सेल से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेगा। अब बात ये आती है कि ब्लड के पास ऑक्सीजन का सोर्स क्या होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक क्या होगा, यानी ब्लड को ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ से, और कार्बन डाइऑक्साइड वो रिमूव कहाँ पे करेगा? वो करेगा एटमॉस्फेयर में। सही है। अब बात ये आती है कि ब्लड डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड तो नहीं है, तो देयर इज अ सिस्टम जो कि एटमॉस्फेयर और ब्लड के बीच में लिंक क्रिएट करता है, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट्स हैं बेटा, एक है रेस्पिरेटरी ट्रैक, एक है रेस्पिरेटरी सरफेस। तो बेटा, रेस्पिरेटरी ट्रैक वो पार्ट है जिसमें से एयर अंदर आती है जब आप ब्रीद इन करते हो, और जब आप ब्रीद आउट करते हो तो हवा बाहर निकलती है। ये वो पार्ट कि भाई एयर अंदर आए, और यहाँ पे गैस एक्सचेंज होगी, और फिर एयर बाहर निकल जाएगी। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक वो पाथवे है, और रेस्पिरेटरी सरफेस वो जगह है जहाँ से रेस्पिरेटरी सरफेस, जहाँ पे ब्लड और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बीच में लिंक क्रिएट होगा, यानी ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, और एटमॉस्फेरिक एयर में से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होके ब्लड में चला जाएगा। तो बेटा, रेस्पिरेटरी सरफेस दैट इज मोस्ट फेमस एल्वियोलाई, राइट। और अब यहाँ पे क्या होगा? तो द थिंग इज कि भाई आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जो कि एयर प्रोवाइड करता है, और एयर आके उसमें से ऑक्सीजन ब्लड को मिल जाता है, और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है। इस प्रोसेस को, जिसमें हवा अंदर आ रही है, ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर रही है, और हवा बाहर निकल रही है, इसको हम कहते हैं वेंटिलेशन या एक्सटर्नल ब्रीदिंग। तो आप अक्सर एक्सटर्नल और इंटरनल ब्रीदिंग सुनते होंगे। एक्सटर्नल ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना और सांस बाहर निकालना, और इंटरनल ब्रीदिंग का मतलब होता है, या इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो फूड को ऑक्सीडाइज करता है और एनर्जी सप्लाई करता है। सो हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को, कि भाई ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड है। इसके पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म। अच्छा जी, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एज आई टोल्ड यू, एक ऐसा सिस्टम
जो कि एटमॉस्फेयर को बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट से कनेक्ट करता है, जो एयर को पैसेज प्रोवाइड करता है कि एयर हमारी बॉडी में आए और उसमें से एयर में से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में यानी ब्लड में अब्जॉर्ब हो सके और फिर वो ब्लड पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई कर सके। एंड इसी तरह से पूरी बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ब्लड उस सिस्टम पे लेकर आए ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर सके। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट्स हैं बेटा, एक है रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक एयर पैसेज वे है जहाँ से हवा अंदर आएगी और हवा बाहर निकलेगी, और इसके दो पार्ट्स होते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। हम दोनों को बारी बारी डिस्कस करेंगे। और दूसरा पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस उस जगह को बोलते हैं जब हवा अंदर आके जिस रीजन में आपका जो है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, यानी गैसेस एक्सचेंज जहाँ पे होगी। एयर से ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के एयर में आएगा ताकि उसको रिमूव किया जा सके, तो उसको हम रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। सही है। और ये हमारी बॉडी में क्या होता है, लंग्स के अंदर होता है। लंग्स के अंदर क्या क्या चीज़ें रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर काउंट होती हैं बेटा, तो बुक के अंदर जो मेंशन है वो है आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल का वो हिस्सा जहाँ से गैस एक्सचेंज होना शुरू हो जाती है। एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलाई। अच्छा, एल्वियोलाई के अंदर दो चीज़ें शामिल हैं, एक है एयर सैक जहाँ पे हवा अंदर आएगी, और दूसरा एल्वियोलर एपिथीलिया। ये हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एल्वियोलाई का। तो बेसिकली अगर ये एल्वियोलाई है आपका, सो इसके अंदर ये जो दीवार बनी हुई है ये बनी हुई है एल्वियोलर एपिथीलिया से, और इसके अंदर जो स्पेस है जिसको एयर सैक या एयर स्पेस कहते हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें वो होती हैं जो रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, जो कि रेस्पिरेटरी सरफेस का हिस्सा होती हैं। सही। अच्छा, अब इसी तरह से हमारी बुक में मेंशन है कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए रेस्पिरेटरी सरफेस की। सबसे पहली चीज़ डिफ्यूजन ग्रेडियंट होना चाहिए भाई। डिफ्यूजन ग्रेडियंट क्या होता है, देखो डिफ्यूजन हमेशा जो किसी भी सब्सटेंस की मूवमेंट होती है वो हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होती है, तो हमेशा डिफ्यूजन ग्रेडियंट होना चाहिए। अब क्या मतलब है भाई, देखो एल्वियोलाई में जो एयर है, एल्वियोलाई में जो एयर है उसमें ऑक्सीजन है, और एल्वियोलाई में जो एयर आया है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। और एल्वियोलाई को जो ब्लड सप्लाई किया जाता है, हमारी बॉडी बॉडी के किसी भी हिस्से को ब्लड सप्लाई करती है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। एल्वियोलाई वो वाहिद पार्ट है, या लंग्स वो वाहिद ऑर्गन है बॉडी का जिसको हमारी बॉडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। क्यों? क्योंकि बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी ताकि इसके अंदर ऑक्सीजन कम हो। अब सिंपल है बेटा, ऑब्वियसली ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम है और एल्वियोलाई ये जो एयर सैक है इसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली हर चीज़ हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगी ताकि ऑक्सीजन ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के एयर में जा सके। इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन ग्रेडियंट। सही है। थिन एंड परमेबल होनी चाहिए भाई, ये एल्वियोलाई की जो दीवार है ये थिक नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। तो रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए यानी जिससे गैसेस एक्सचेंज हो सके उसके लिए जो वैल्यूज़ डिटर्मिंड है वो 1 मिलीमीटर से थिकनेस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर सरफेस की थिकनेस 1 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो उससे गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगी बेटा। तो ये जो एल्वियोलाई की जो दीवार होती है इसकी लेयर इसके अंदर सिंगल सेल की लेयर होती है और इसकी थिकनेस 1 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होती ताकि आसानी से गैस इसको क्रॉस करके निकल के ब्लड में जा सके और ब्लड से इसके सैक में जा सके। अच्छा जी, मॉइस्ट होना चाहिए बेटा, आपको पता है ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सॉल्युबल गैसेस हैं,
तो बेटा मॉइस्चर क्या करता है, मॉइस्चर फैसिलिटेट करता है ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन को। एक मिसाल ले लो बेटा, अगर अब आयरन को जंग कब लग जाता है, जंग लगना, क्रोजन होना का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन है। तो बेटा अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है तभी जंग लगता है। तो क्योंकि बेटा ये मॉइस्चर जो है ऑक्सीजन को फैसिलिटेट करता है, तो मॉइस्ट होना चाहिए। सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया देन बॉडी। आपको पता है एक मिसाल ले लो ऐसी कि फॉर एग्जांपल बेटा एक क्लास में जो है 100 स्टूडेंट्स बैठे और उस क्लास के बाहर एक वाटर कूलर लगा है। अब उस वाटर कूलर के ऊपर मैं 500 ml की बॉटल लगा दूंगा, तो क्या वो 500 ml की बॉटल पूरे स्टूडेंट्स को पानी इनफ होगी कि सबको पानी मिल जाए? ऑब्वियसली नॉट। क्यों? क्योंकि भाई एक ही बच्चा जो है वो जाएगा, ग्लास फिल करेगा, पी लेगा, पानी खत्म हो जाएगा। तो ऑब्वियसली मुझे इतनी बड़ी बॉटल लगानी पड़ेगी कि वो गैलन लगाना पड़ेगा ताकि वो हर बच्चा आसानी से पानी पी सके। इसी तरह से हमारी बॉडी में इतने सारे सेल्स हैं, इन तमाम सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाना है, तो एटलीस्ट रेस्पिरेटरी सरफेस इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो सफिशिएंट ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करवा सके। सही है? तो बेटा हमारी बॉडी का जो सरफेस एरिया होता है, आपको पता है ऑन एन एवरेज दैट इज 2 मीटर स्क्वायर, ऐसा ही है। एंड लंग्स का जो सरफेस एरिया होता है 20 मीटर स्क्वायर। ये वैल्यूज हर जगह किस चेंज आपको मिलेगी, लाजमी नहीं है कि मैंने 2 बॉडी का सरफेस एरिया कहा तो हर जगह कहीं पे 1.8 भी मिलेगा, कहीं पे 1.9 भी मिलेगा। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए रेफरेंशियली ये बता रहा हूँ। अच्छा जी, ताकि बॉडी को सफिशिएंट सप्लाई मिलती रहे। अच्छा, जब भी आप थोड़ी देर अगर सांस रोक भी लो तो क्या होगा, फौरन से एकदम आप मर नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि भाई इतनी सप्लाई मिलती रहती है कि आपकी बॉडी उसको यूज कर सके। सेकेंड थिंग इज सिग्निफिकेंट ब्लड सप्लाई। भाई एल्वियोलाई में, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में इतनी ब्लड सप्लाई होनी चाहिए क्या कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सके। अब फॉर एग्जांपल भाई एल्वियोलाई का सरफेस एरिया इतना बड़ा है, वहाँ पे इतनी ब्लड सप्लाई है ही नहीं, तो ऑक्सीजन कहाँ एब्जॉर्ब करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई उसकी बहुत ज़्यादा होती है, सफिशिएंट होती है कि वो मैक्सिमम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि भाई फॉर एग्जांपल भाई कहीं पे बहुत सारा सोना है एंड आप ऐसे खाली हाथ चले जाओगे तो आप उतना ही सोना वहाँ से उठा पाओगे जितना आपके हाथ में आएगा। और एक बंदा जो पूरे बैग बैग लेके जाएगा तो वो अपने बैग में भी भरेगा, हाथ में भी भरेगा, हर जगह जहाँ वो भर सकता है भर लेगा उसको। तो इसी तरीके से अगर एल्वियोलाई बॉडी में रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया बहुत बड़ा है और उसमें सफिशिएंट ब्लड सप्लाई नहीं है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली जो है बॉडी के लिए इतना ऑक्सीजन ऑब्टेन नहीं कर पाएगी। सो अब आगे बढ़ते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। देखो भाई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर कहाँ कहाँ से चीज़ें और कहाँ तक इंक्लूडेड होती है। तो ये नोज से शुरू होती है। नोज ये वो वाहिद ऑर्गन है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो कि एक्सटर्नली विजिबल होता है। सो नोज से शुरू होके फेरिंग्स पे जाके ख़त्म होती है। नोज के अंदर फिर नेजल कैविटी, नॉस्ट्रल्स, ये सारी चीज़ें, एंड फेरिंग्स के अंदर फिर उसके अलग कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भाई नोज से, आपकी नाक से। अच्छा जी, अब बेटा देखो ऑल्थो के एयर एंट्रेंस जो है वो नोज और माउथ दोनों से हो सकती है, लेकिन मेजर जो मेन आपका कंपोनेंट होना चाहिए वो नोज होना चाहिए। बट क्योंकि बेटा फेरिंग्स जो है ये कॉमन ओपनिंग होती है माउथ के लिए भी और नोज के लिए भी, तो इसीलिए आपका एयर पैसेज माउथ और नोज दोनों से हो सकता है। अच्छा जी, जब हम नेजल की नोज की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आ जाता है नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स में ये जो आपको नाक नजर आ रही है, जो होल नजर आ रहा है, दिस इज एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स अंदर जाएंगे तो आपको कैविटी नजर आएगी। दैट कैविटी इज नेजल कैविटी। अच्छा जी, नेजल कैविटी की बात करते हैं भाई। देखो बेटा जो नेजल कैविटी है आपकी, आ, ये सबसे पहले तो दो हिस्सों में डिवाइडेड। देयर इज अ नेजल
सेप्टम। अब देखो जो बीच की हड्डी है, सही है, जो कि बोन्स एंड कार्टिलेज से बनी है। बोन होती है, ये बेस जो मेन सेप्टम है ये बोन से बनी हुई, और ये ऊपर जो इसके पार्टीशन होता है इसमें कार्टिलेज मौजूद होता है। अब ये आपको नाक के दो होल्स नजर आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड नेजल चैम्बर्स, सही है, ये कहलाता है नेजल चैम्बर। अच्छा, अब जरा बात करते हैं नेजल कैविटी के अंदर क्या होता है। हमने सेप्टम तो पढ़ लिया भाई, अब ये अंदर क्या होता है भाई। यहाँ पे आपके पास जो एपिथेलियल लेयर होती है, सही, सबसे पहले तो यहाँ पे एक बात समझ लो बेटा, देखो यहाँ पे होती है ब्लड कैपिलरीज, और इन ब्लड कैपिलरीज का काम ये होता है, क्योंकि हम एयर को इनटेक कर रहे हैं, अब बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, एयर ने कहाँ जाना है, बॉडी के अंदर जाना है, और बॉडी के अंदर का टेम्परेचर 37 होता है। तो जब एयर एंटर हो रहा है तो लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा टेम्परेचर 37 हो, कभी बाहर ठंड हो सकती है, कहीं कभी बाहर गर्मी हो सकती है। तो नेजल इन कैपिलरीज का काम ये होता है रेगुलेट टेम्परेचर, राइट। ऑब्वियसली क्या होगा, जब आपके पास जब गर्मियाँ ज़्यादा होंगी तो इसका काम है कि भाई टेम्परेचर को कूल डाउन करना, और जब ठंड ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली इसका काम ये होगा कि टेम्परेचर को बढ़ा देना, सही है, टेम्परेचर को बढ़ा देना, ताकि ऑब्वियसली जब एयर अंदर आए तो क्या हो जाए, ताकि जो है वो वार्म अप हो जाए। तो मेंटेन रखती है ये 30 डिग्री और अबव, सही है, 30 डिग्री प्लस का टेम्परेचर ये मेंटेन रखती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होती है, दूसरी चीज़ यहाँ पे होती है म्यूकस मेम्ब्रेन, सही है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये म्यूकस सिक्रीट करती है, यहाँ पे म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं जिसका काम है म्यूकस सिक्रीट करना, ताकि एयर में अगर कोई पैथोजन मौजूद है या कोई ऐसी चीज़ मौजूद है तो ये म्यूकस सिक्रीट हो और उन पैथोजन को ट्रैप कर सके, इसका काम ट्रैप पैथोजन। अब बेटा ऐसा होता है कि जब कोई पैथोजन अंदर आ रहा होता है तो ये म्यूकस सिक्रीट होता है, और म्यूकस इस नेजल कैविटी में यहाँ पे जमा हो जाता है, और जमा हो जाने की वजह से, क्योंकि म्यूकस एक थिक फ्लूइड है, देखो म्यूकस में क्या क्या चीज़ें होती हैं बेटा, म्यूकस में होता है वाटर प्लस म्यूसिन। म्यूसिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है, तो जब म्यूसिन जब आप वाटर में ऐड करोगे तो वाटर की थिकनेस बढ़ती जाएगी, तो वो थिक फ्लूइड आपका म्यूकस कहलाएगा, सही है। ये हमारे सलाइवा में भी होता है, और नेजल कैविटी नोज में भी है, स्टमक में भी मौजूद है, इसकी थिकनेस डिपेंड करती है कि कहाँ पे कितनी ज़रूरत है। तो बेटा जब यहाँ पे एक थिक फ्लूइड जमा हो जाएगा तो एयर का गुजरना यहाँ से मुश्किल हो जाएगा, और आपकी नाक हो जाएगी बंद, तो है ना, नज़ला में नाक बंद हो जाती है, तो इस वजह से हो जाता है। अच्छा जी, और क्या चीज़ें होती है भाई, उसका मतलब है कि भाई ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, किस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है कि कहीं कोई पैथोजन आपकी बॉडी में ना आ जाए, वो आपको हार्म ना कर दे। और क्या चीज़ें होती है भाई, यहाँ पे मौजूद होता है सीलिया, या फिर आप उसको नेजल हेयर कहते हो। अच्छा, इसका काम क्या होता है भाई, नेजल हेयर या सीलिया का काम क्या है भाई, इसका काम ये है टू फिल्टर एयर, एयर को क्या करना, फिल्टर कर देना, ताकि भाई कोई डस्ट पार्टिकल, कोई सॉलिड पार्टिकल, कोई बैक्टीरिया, पैथोजन, कोई भी चीज़ आपकी नाक के ज़रिए से आपकी बॉडी में पेनिट्रेट ना कर सके। तो ये इम्यून सिस्टम की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर भी आ जाता है। अच्छा जी, अब एक और चीज़ है, आप नाक से और क्या करते हो, नाक से आप स्मेल भी करते हो, तो नोज आपका एक सेंसरी टिश्यू भी है, तो नाक के अंदर सेंसरी लेयर भी होती है। अब ये सिर्फ एक काम तो भाई स्मेल करने का कर रही है, सही है। दूसरा काम ये क्या कहती है बेटा,
दूसरा काम, ये एक रिफ्लेक्स को प्रमोट करते हैं, दैट इज स्नीजिंग। कभी ऐसा हुआ है कि आप एकदम से किसी ऐसी जगह पे गए, वहां पे बहुत सारी धूल मट्टी हो और नाक में गई हो और आपको बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होना शुरू हो जाए? तो बेटा एक्चुअल में जब कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ नाक में जाता है और यहाँ पे ये सेंस करेगा, तो ऑब्वियसली बॉडी में अलार्मिंग कंडीशन होती है और बॉडी स्नीजिंग करवाती है, ताकि कोई भी चीज़, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट, कुछ भी वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी पैथोजन हो सकता है, और वो रिफ्लेक्स में जो झटका, यहाँ से जो एयर एक्सप्लोड होती है नाक में से, उसमें से वो बाहर निकल जाए। सही है, तो इस तरीके से ये आपकी नाक का ये सारा फंक्शन मौजूद। अब हम बात करते हैं कि भाई नाक के अंदर आएंगे तो इंटरनल नॉस्ट्रल है, जो कि फिर हवा यहाँ से अंदर आ रही है। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा, ऊपर नेजल कैविटी है, नीचे ओरल कैविटी है, बीच में क्या है? बीच में है पैलेट, ये है हार्ड पैलेट, जो आपको यहाँ पे फील होता है जब आप ऐसे माउथ में रखो या अपनी ज़ुबान के ऊपर लगाओ, तो यू फील दैट हार्ड पैलेट, जिसका काम ये होता है कि भाई नेजल कैविटी को ओरल कैविटी से सेपरेट रखे, सिंपल। और ऐसे ही ज़बान ऐसे ऊपर लगाओ, रोल करके पीछे लेके जाओ, तो यू विल फील, जैसे पीछे जाते जाओगे आपको यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट भी फील होगा। सॉफ्ट पैलेट जो है, इसका काम क्या होता है? और जब आप ऐसे शीशे के सामने मुंह खोल के खड़े होगे, तो आपको एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नजर आएगा, जिसको हम व्यूला कहते हैं, सॉफ्ट पैलेट का हिस्सा होता है। ये क्या करता है बेटा? इसका काम ये होता है कि जब आप खाना खा रहे होते हो, तो कहीं वो खाना आपकी नाक में ना चला जाए, ये क्या करता है? क्लोज द नेजल ओपनिंग, क्लोज द नेजल ओपनिंग, जिसको हम नेजोफेरेंस भी कहते हैं। ठीक हो गया भाई? होता है कभी कभार आप पानी पी रहे हो, एकदम से कोई किसी बात पे हंसी आ गई, या कोई बात कर रहे थे, कुछ भी हुआ था, अक्सर नाक में फील होती है वो चीज़, तो भाई इसका काम होता है कि कहीं खाना या ना अटक जाए। सही है जी? अच्छा, अब हम बात करेंगे फेरिंग्स। अच्छा जी, देखो बेटा, ये एक ट्यूब जो है, दैट इज द कॉमन ओपनिंग, इसको हम कहते हैं फेरिंग्स। सही है, हमारी किताब में मेंशन है कि ये एक 30 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब लाइक है, जो कि कॉमन है फॉर नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी, दोनों के लिए। खाना भी आएगा यहाँ से और हवा भी आएगी। अच्छा जी, अब इस फेरिंग्स के बेटा दो तीन पार्ट्स हैं। एक ये वाला हिस्सा है, ये वाला आप देख सकते हो, जहाँ से हवा अंदर आएगी, दिस ओपनिंग, ये वाली ओपनिंग कहलाती है नेजोफेरिंग्स। सही है, फिर जहाँ से खाना अंदर आएगा, ये वाली ओपनिंग कहलाती है ओरो फेरिंग्स। एंड देन अब दोनों चीजें आगे जाएंगी, सही है, और यहाँ पे आपके पास लैरिंग्स और ओएसोफेगस है, तो ये वाली साइड कहलाएगी लैरिंजोफेरिंग्स। तो बेटा आपका जो फेरिंग्स होता है, आपको पता है स्कल के नीचे कौन सी हड्डी है? वर्टिब्रा है आपका। आपको पता है वर्टिब्रा की 3 डिवीजन है। गर्दन पे जो वर्टिब्रा है वो है सर्वाइकल, फिर थोरैसिक्स जिससे रिब्स अटैच हैं, फिर लुम्बर, सही, एंड उसके बाद फिर कॉसेक्स एंड सैक्रम। तो जो आपका सर्वाइकल है ना, सर्वाइकल, उस पर 7 हड्डियाँ होती हैं, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। तो आपका जो फेरिंग्स होता है ना, ये फेरिंग्स आपका C6 तक मौजूद होता है। सही है,
तो लैरिंजोफैरिंक्स जो है ये ख़त्म हो रहा है कहाँ पे, C6 पे, यानी लैरिंजोफैरिंक्स C6 पे आ रहा है, सही है। एंड देन उसके बाद आपका यहाँ पे हेयोइड बोन होती है और उससे नीचे आपका आपके सांस की नाली होती है, जिसको आप लैरिंक्स कहते हो, सही है ना भाई। तो अब यहाँ पे फर्दर अगर आप देखो कि भाई यहाँ पे टंग है ये, अच्छा देखो ओरल कैविटी में ऑब्वियसली टंग मौजूद है, सही। तो अब टंग, अभी हम यहाँ पे डाइजेशन नहीं पढ़ रहे, टंग के फंक्शन को बहुत ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट ऑब्वियसली इसका काम फूड को इनगल्फ करना है। तो ये समहाउ टंग का काम ये भी होता है कि ये जो आपकी सॉफ्ट पैलेट में यूव्यूला है इसको बंद करे, क्योंकि जब ये खाने को पीछे धकेलता है तब उसी धक्के से लग के यूव्यूला पीछे जाता है और आपकी नेज़ोफैरिंक्स बंद हो जाती है। और ये टंग यहाँ पे नीचे आपके पास जो सांस की नाली है उसमें जो एपिग्लॉटिस है इसके साथ भी ऊपर है, तो ये इसको भी नीचे धकेलता है ताकि आपका ग्लॉटिस बंद हो जाए और खाना आपकी सांस की नाली में ना जाए बल्कि ओसोफेगस में ही जाए, सही है। अब टंग जो है ख़ास तौर पे टंग की लेंथ कुछ सेंटीमीटर से लेके कुछ लोगों में 100 फीट तक होती है। अब भाई अब बात यहाँ पे आती है कि यहाँ से फिर जो आपके लैरिंग्स से यहाँ से आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब हम बात करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। देखें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो बॉडी कैविटी के अंदर होता है, इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या है, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे भाई। देखो फेरिंग्स के बाद जो आपका पार्ट शुरू हो जाता है वो है ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऊपर ये ब्रॉडन पार्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं लैरिंग्स। अच्छा जी, ये लैरिंग्स आपका शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है बेटा, C7 से शुरू होता है। अब C7 क्या चीज़ है भाई, C7 आप इफ़ यू रिमेंबर जो वर्टीब्रा होता है, वर्टीब्रा की जो 3 मेजर डिवीजन होती है, सर्वाइकल, थोरैसिक एंड लंबर। सर्वाइकल जो होता है C1 से C7 तक की हड्डियाँ होती हैं उस पर, थोरैसिक में T1 से T12 तक की होती हैं एंड लंबर में L1 से L5 तक की होती हैं। तो C7 से ये शुरू होता है और ये ख़त्म होता है T5 पे। ये पूरे ट्रैकिया की बात हो रही है, C1 से शुरू हो रहा है और ये ख़त्म यहाँ पे T5 पे, यानी ये ब्रोंकस में, ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाता है। लैरिंग्स यहाँ से शुरू हो रहा है। ओके, सो अभी हम लैरिंग्स की बात कर रहे हैं बेटा। सो लैरिंग्स जो होता है, लैरिंग्स इसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं बेटा, सही। इसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। साउंड बॉक्स क्यों कहते हैं भाई, इसको साउंड बॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर इसकी जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है उसके अंदर ऐसे हॉरिजॉन्टल फोल्ड्स मौजूद होते हैं जिसको हम वोकल कॉर्ड बोलते हैं, सही है। इसके जो म्यूकोजल एपिथेलिया है उसमें हॉरिजॉन्टल फोल्ड होता है जिसको हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। तो 2 वोकल कॉर्ड्स इसके अंदर मौजूद होती हैं और उन्हीं वोकल कॉर्ड की थिकनेस के ऊपर ये डिटरमिन करता है कि किसी भी बंदे की आवाज़ जो है वो कैसी होगी। जैसे फीमेल में उसकी थिकनेस कम होती है तो फीमेल की वॉइस शेल होती है और मेल की वॉइस उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है तो उनकी वॉइस जो है वो ग्रेव्ड होती है। अच्छा जी, अब एक और चीज़ है बेटा, ये लैरिंग्स बना हुआ किस चीज़ का होता है, इस लैरिंग्स में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं भाई, इसमें कार्टिलेज मौजूद है, सही है। कार्टिलेज मौजूद है इसमें, इसकी जो ओपनिंग मौजूद है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड ग्लॉटिस। ग्लॉटिस में होते हैं सेंसरी टिश्यूज, ठीक है। और इसके ऊपर ये फ्लैप कार्टिलेज का बना हुआ मौजूद होता है, इसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। इससे ऊपर आपकी टंग होती है। अच्छा, ट्रैकिया जो होता है, देखो आपके फेरिंग्स के बाद 2 पाइप्स जा रही हैं, एक है आपका
ट्रैकिया, और इसके पीछे ट्रैकिया हटाऊंगा तो पीछे क्या होगा, इसोफेगस, जिसमें से खाना जाता है। सही है। सो अगर इन केस जब आप स्वैलो कर रहे होते हो तो नॉर्मली ऊपर से टंग जो है वो फोर्स लगाता है कहाँ पे, एपिग्लॉटिस में। अब एक काम करो, यहाँ पे हाथ रखो और अपने सलाइवा को इनगल्फ करो, तो यू विल फील कि ये ट्रैकिया का पार्ट थोड़ा सा ऊपर उठ रहा है। सही है। तो क्यों होता है, यहाँ पे फेरिंग्स पे कुछ मसल्स होते हैं जिनका नाम है फेरेंजियल कॉन्स्ट्रक्शन। वो क्या करते हैं, इस ट्रैकिया को ऊपर की तरफ खींचते हैं, ऊपर से टंग इस एपिग्लॉटिस को नीचे खींचता है, आपका ट्रैकिया हो जाता है बंद, ताकि खाना जो है वो ओएसोफेगस में ही जाए, ट्रैकिया में ना चला जाए। बट इन केस अगर कभी फूड इधर आ जाएगा तो यहाँ पे है सेंसरी टिश्यूज, तो ये सेंसरी टिश्यूज स्टिमुलेट होंगे और ये फॉरेन मैसेज भेजेंगे आपके दिमाग को, और जैसे ही दिमाग पे बात जाएगी तो दिमाग यहाँ से नीचे डायफ्राम को मैसेज भेजेगा, और डायफ्राम फोर्सफुली एक्सप्लोड करेगा और लंग्स में से हवा निकलेगी तेजी के साथ, और आपको आना शुरू हो जाएगी खांसी। तो इस वजह से खाना खाने के अंदर जाने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। हो जाता है हम कभी कभार खाना खा रहे होते हैं और बातों में लगे हुए हैं, या फिर कुछ सोच रहे हैं, या टीवी देख के खा रहे हैं, और एकदम से आ जाती है खांसी, तो वो इस वजह से आती है। अच्छा जी, अब ये बात हो गई। एंड जब हम लैरिंग्स की बात करते हैं तो लैरिंग्स के अंदर जो टिश्यू होता है, फॉर एग्जांपल बेटा ये अगर लैरिंग्स मैं यहाँ पे बनाऊँ तो बेटा लैरिंग्स के अंदर सीलिएटेड एपिथीलिया होता है इसका। अब सीलिएटेड एपिथीलिया क्या है बेटा, ऑब्वियसली इसके अंदर ऐसे सीलिया मौजूद है। सही है, ये इसकी एपिथेलियल वॉल है, एंड यहाँ पे ऐसे ये सीलिया मौजूद है। यहाँ पे होता है म्यूकस सिक्रीटिंग सेल। अब बेटा अगर कोई पैथोजन यहाँ पे आने की कोशिश करता है तो म्यूकस सिक्रीट होता है, और म्यूकस क्या करता है, इस पैथोजन को ट्रैप कर लेता है। अब क्या होता है, इस ट्रैकिया की जो पाइप है, अब आपको पता है इसका जो ल्यूमेन है, फॉर एग्जाम्पल ट्रैकिया ऑब्वियसली पाइप है, अब इसके अंदर बहुत सारा म्यूकस भर जाता है। अब वो म्यूकस अगर भरा रहेगा तो सांस अंदर कैसे जाएगी, तो ये सीलिया जो है, ये सीलिया इस म्यूकस को थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकालता है। अब यहाँ बाहर क्या है, बराबर में ओसोफेगस है, ऊपर आपका माउथ है। सही है। तो ये सीलिया इसको बाहर निकालता है। जब इसको बाहर निकालता है तो आपको पता है कि ये जो ग्लॉटिस है, ये है सेंसरी लेयर। जब म्यूकस इसके साथ कांटेक्ट में आता है तो वंस अगेन ये सेंसरी लेयर स्टिमुलेट होती है और आपको आने लग जाती है खांसी। तो जो बेटा हमें खांसी और नज़ला होता है, आपको बताया था कफ क्यों होता है, नज़ला क्यों होता है, कि अगर नेज़ल कैविटी में भी म्यूकस की लेयर है और कोई पैथोजन अंदर आता है तो नेज़ल कैविटी में म्यूकस भर जाता है, नाक बंद हो जाती है, नज़ला हो जाता है। एंड इसी तरह से अगर वो पैथोजन जब यहाँ से घुसने की कोशिश कर रहा था, वो यहाँ पे पकड़ा गया, म्यूकस सिक्रीट हो, म्यूकस यहाँ पे जमा हो गया। अब ये म्यूकस थोड़ा थोड़ा करके निकलता है, आपके एसोफेगस में जाता है और आपके नेज़ल कैविटी में जाता है। तो यहाँ पे जब आता है तो यहाँ पे आने की वजह से ये एरिया स्टिमुलेट होता है और आपको आने लग जाती है खांसी। जब तक वो म्यूकस जमा रहेगा, जब तक वो निकलता रहेगा, आपको खांसी होती रहेगी, और थोड़ा थोड़ा करके निकलता है, इसीलिए खांसी जल्दी ठीक नहीं होती, वो लंबे अरसे तक चलती है। ये भाई अच्छा, और इसीलिए फिर हम स्टीम लेते हैं। स्टीम लेते हैं तो क्या होता है भाई, आपको बताया था म्यूकस में क्या होता है, म्यूकस में वाटर होता है और म्यूकस में आपका म्यूसिन होता है। जब आप स्टीम लेते हो तो वो म्यूकस डाइल्यूट हो जाता है और वो जल्दी जल्दी निकलता है। ऑब्वियसली कोई थिक लिक्विड होगा वो फ्लो देर से होगा। आप एक ग्लास में शहद भर दो और उसको ऐसे उल्टा कर दो, वो शहद नहीं गिरेगा, देर से गिरेगा। और इसी गिलास में पानी रखो, वैसे उल्टा करो, वो फ़ौरन गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि थिकनेस कम होगी तो लिक्विड का फ्लो उतना ज़्यादा होगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे आपके पास ये आ जाता है ट्रैकिया। अब ट्रैकिया बेटा एक पाइप है जो कि आपको बताया कि भाई लैरिंग्स से शुरू होके यहाँ पे, लैरिंग्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रैकिया, राइट। अब यहाँ पे ट्रैकिया जो है, जिसकी लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है, छोटी सी पाइप है जो कि
T5 पे ख़त्म हो जाता है, यानी थोरैसिक वर्टिब्रा पे ख़त्म हो जाता है। ठीक हो गया। अब जब आप सांस ले रहे हो, जब किसी पाइप में हवा जाती है तो वो इन्फ्लेट हो जाती है, और जब उस पाइप से हवा बाहर निकलती है तो वो पाइप कोलैप्स हो जाती है। तो ऑब्वियसली ट्रैकिया भी एक पाइप है, जब इसमें हवा भरेगी तो ये इन्फ्लेट होगा, और जब इसमें से हवा निकलेगी तो ये कोलैप्स करेगा। तो इसीलिए इसको बचाने के लिए ऐसे इस पाइप के अराउंड ऐसे सी शेप के कार्टिलेज मौजूद है, लाइक दिस, इस तरीके से बहुत सारे। तो तकरीबन 15 से 20 सी शेप कार्टिलेज मौजूद है। तो इससे क्या होता है, इससे बेटा फ़ायदा ये होता है कि आपका ट्रैकिया कभी भी कोलैप्स नहीं करता। आप सांस ले रहे हो, सांस बाहर निकाल रहे हो तो कोलैप्स नहीं करता ये। एंड जब ट्रैकिया आता है, अब क्योंकि भाई आपके पास लंग्स जो है 2 हैं, तो ये ट्रैकिया बाइफर्केट हो जाता है। अच्छा याद रखना, जैसे इसके अंदर की दीवार थी, इसमें सिलिएटेड एपिथेलिया था, वैसे ही पूरे पाथवे में भी होता है। अच्छा जी, अब ट्रैकिया के बाद यहाँ पे ये जो ब्रांच बन रही है, ये कहलाता है ब्रोंकाई, ब्रोंकस या ब्रोंकाई। सही है। तो 2 ब्रोंकाई बनता है बेटा, एक आपका लेफ्ट ब्रोंकाई, दिस वन इज द लेफ्ट साइड एंड दिस वन इज द राइट साइड। सही है। लेफ्ट ब्रोंकाई एंड राइट ब्रोंकाई। अब याद रखना बेटा एक चीज, ब्रोंकाई जो होता है, आपकी किताब में मेंशन है ये बात, जो राइट ब्रोंकाई है, जो राइट ब्रोंकाई है, ये शॉर्ट होता है, सही है, ब्रॉड होता है एंड स्ट्रेट होता है, कंपैरेटिव टू लेफ्ट ब्रोंकाई, जिसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है और उसकी ब्रॉडनेस भी थोड़ी सी कम है। उसकी वजह क्या है बेटा, हमारे पास ये जो 2 लंग्स है ना, इन 2 लंग्स में आपके पास डिफरेंस है, दोनों आइडेंटिकल नहीं है। आपके पास ये जो लेफ्ट वाला लंग है, लेफ्ट लंग जो है, इस लेफ्ट लंग्स में आपके पास 2 लोब्स मौजूद हैं। सही है। एक आपका कहलाता है सुपीरियर लोब और नीचे वाला कहलाता है इंफीरियर लोब। एंड इन दोनों के बीच में ये दरार मौजूद है, इसको हम कहते हैं फिशर। फिशर का मतलब होता है दरार बेटा। तो ये फिशर जो है, अब देखो एक चीज, आप कभी भी ऐसी सीधी लाइन बनाते हो, आप ये कहते हो ये वर्टिकल है, सही है। बायोलॉजी में हम इस लाइन को कहते हैं लॉन्गिट्यूडल। एंड इसी तरह से आप ऐसी एक लाइन बनाते हो, आप कहते हो ये हॉरिजॉन्टल है, हम इसको कहते हैं ट्रांसवर्स। एंड इसी तरह से आप एक ऐसी लाइन बनाते हो तो ये कहते हैं वो डायगोनल, हम इसको कहते हैं ऑब्लिक। तो बेटा ये फिशर देखो, ना ये हॉरिजॉन्टल है ना ये वर्टिकल है, बल्कि थोड़ी सी टेढ़ी सी है, तो इसको हम नाम देते हैं ऑब्लिक फिशर। ठीक है। तो आपके पास एक फिशर होता है, कहाँ पे, लेफ्ट लंग में। अब ऐसा क्यों है बेटा, क्योंकि आपका हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट होता है, जिसकी वजह से हार्ट जो है लंग्स में, लेफ्ट लंग की थोड़ी सी जगह घेर लेता है, और इस लेफ्ट लंग में एक छोटा सा गड्ढा भी होता है, गड्ढा भी होता है जहाँ पे ये हार्ट मौजूद होता है। और इस गड्ढे को हम क्या नाम देते हैं, हम इस गड्ढे को नाम देते हैं कार्डियक नॉच। सही है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं राइट लंग की तरफ। राइट लंग का स्ट्रक्चर लेफ्ट लंग से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट लंग जो है, राइट लंग जो है, इसमें 3 लोब्स हैं। सबसे पहले सुपीरियर लोब, फिर मीडियल लोब एंड फिर इंफीरियर लोब। सही है। अब उसके बाद सुपीरियर लोब और मीडियल लोब के बीच में स्ट्रेट आपके पास फिशर मौजूद है। ये वाले जो फिशर मौजूद है, ये पूरा एक्स एक्सिस पे मौजूद है, तो आप इसको ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल फिशर कह सकते हो। सही है। एंड इसी तरह से मीडियल और इंफीरियर लोब के बीच में जो फिशर है, ये थोड़ा सा टिल्टेड है, तो आप इसको फिर कहोगे वंस अगेन ऑब्लिक फिशर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास दोनों लंग्स का मिला के 2 ऑब्लिक फिशर है और एक आपके पास हॉरिजॉन्टल फिशर है। ठीक हो गई बात। अच्छा जी, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो ब्रोंकाई आपको दिख रहा है,
ये जो ट्रैकिया जो ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो रहा है, ये जो लेफ्ट वाला ब्रोंकाई है, जो फर्स्ट ये जो ब्रोंकाई है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकाई। सही है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकाई। एंड अब ये प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड हो रहा है, यू कैन सी कि इधर 3 लोब्स हैं, तो इस प्राइमरी ब्रोंकाई की 3 ब्रांचेस निकल रही हैं एंड इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। एंड आपको दिख रहा है कि लेफ्ट साइड पे 2 लोब्स हैं, तो इसकी 2 ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है? इसको भी हम सेकेंडरी ब्रोंकाई कहेंगे। लेकिन लेफ्ट साइड वाले लंग्स में प्राइमरी ब्रोंकाई की 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई ब्रांचेस निकलती है एंड राइट साइड पे 3 निकलती हैं। एंड ये 3 जो है फर्दर अपने अपने लोब्स में जाती हैं और फर्दर डिवाइड होती हैं। अब हम इसको कहते हैं टर्शियरी ब्रोंकाई। सही है, क्या कहेंगे? टर्शियरी ब्रोंकाई। और टर्शियरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होगा तो बनेगा ब्रोंक्यूल। सही है, तो बनेगा ब्रोंक्यूल। अच्छा, अब बात यहाँ पे आती है बेटा, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ट्रैकिया पे सी शेप के कार्टिलेज मौजूद है, लेकिन जब ब्रोंकाई तक बात आती है तो अंदर कार्टिलेज सी शेप कार्टिलेज नहीं होता, बल्कि कार्टिलेज की प्लेट लगी हुई होती है। ये बिल्कुल इस तरह से है, एक बिल्कुल मेरे पास रबर की पाइप है और मैं चाहता हूँ कि रबर की पाइप कोलैप्स ना कर जाए, तो मैं एक कोई गत्ता इसके अंदर इस तरीके से ऐसे इंस्टॉल कर देता हूँ, इस तरह से, ताकि ये कोलैप्स ना कर जाए। सही है, तो उसी तरह से कार्टिलेज की प्लेट्स यहाँ पे लगी हुई होती है। तो आपके पास प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, यहाँ तक तो कार्टिलेज की प्लेट्स लगी हुई होती हैं। लेकिन जो ब्रोंक्यूल होता है, जो एल्वियोलाई में खुल रहा होता है, उसमें कार्टिलेज की प्लेट्स नहीं होती, उसके अंदर कोई कार्टिलेज की प्लेट नहीं होती। फिर उसमें क्या होता है, अभी हम पढ़ते हैं कि एल्वियोलाई और ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। सो आई डू होप यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, ब्रोंकाई जो है, ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंक्यूल्स के बाद आपका खुल जाता है एल्वियोलाई पे। एल्वियोलाई आपका मेन सरफेस है जहाँ से गैस एक्सचेंज होगी। तो एल्वियोलाई की जो स्टार्टिंग होती है, ब्रोंक्यूल इस पर खुल रहा है क्योंकि, तो एल्वियोलाई में यहाँ पे मौजूद है एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट। एंड एल्वियोलाई के अंदर फिर ये जो इतना बड़ा सा जो सैक है, दिस इज कॉल्ड एल्वियोलर सैक। ओके, एंड ये जो एल्वियोलाई की जो दीवार है, दिस इज एल्वियोलर एपिथीलियम। इसके अंदर कोई भी किसी भी किस्म का कोई कार्टिलेज मौजूद नहीं होता। अच्छा, एल्वियोलाई के अंदर यहाँ पे 2 किस्म के सेल्स होते हैं, न्यूमोसाइट्स टाइप 1। न्यूमोसाइट्स टाइप 1 ये वो सेल है जहाँ से गैस एक्सचेंज होती है, ये मेन सेल है जहाँ से गैस एक्सचेंज होगी, जिसमें सबसे मोस्ट अबंडेंट पार्ट है एल्वियोलाई। इसके अलावा यहाँ पे होती है न्यूमोसाइट्स टाइप 2। न्यूमोसाइट टाइप 2 का काम क्या होता है, ये थोड़े से सेल्स होते हैं, इसका काम क्या होता है, सिक्रीट सर्फैक्टेंट। अच्छा, सर्फैक्टेंट के बारे में मैं आपको पढ़ा दूं, क्योंकि देखो बेटा, होता ये है कि जब आप ब्रीद इन कर रहे हो, ब्रीद आउट कर रहे हो, तो ब्रीद जब आउट करोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है। तो ट्रैकिया पे तो कार्टिलेज मौजूद है, ब्रोंकस पे कार्टिलेज मौजूद है, लेकिन एल्वियोलाई पे कोई कार्टिलेज मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, प्रेशर कम करना होता है, सरफेस टेंशन कम करना होता है, ताकि ताकि ऐसा हो जाए कि ये कोलैप्स ना कर सके। तो भाई इसके सरफेस टेंशन को कम करने के लिए यहाँ पे मौजूद होते हैं सर्फैक्टेंट। अच्छा, बहुत ज़्यादा डिटेल तो आपके कोर्स में नहीं है सर्फैक्टेंट की, लेकिन क्योंकि सिलेबस में मौजूद है एमडी कैट के, तो उसको मैं थोड़ा सा उसी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर लेता हूँ। सर्फैक्टेंट है क्या? सर्फैक्टेंट बेसिकली ये इट्स अ सरफेस एक्टिव एजेंट that
रिड्यूस द सरफेस टेंशन। इसका काम होता है सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना। और क्या काम करता है ये? और इसका काम होता है एनहेंस ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन। ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन को जो है ये बढ़ा देता है। एक और काम इसका होता है किल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है। ये सारे काम आपके पास सर्फेक्टेंट के होते हैं। हमारे पास नेचुरल सर्फेक्टेंट है, ये एक्चुअल में क्या होता है? इट्स अ लिपोप्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। सही है। सर्फेक्टेंट की जो नेचर है ये फॉस्फोलिपिड होता है एंड विद प्रोटीन भी इसके साथ ऐड होता है। अच्छा जी, अब बात करते हैं आपके पास और क्या होता है एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई की जो दीवार है, एल्वियोलाई की दीवार में दो तरह के सेल्स बता दिए, नीमोसाइट टाइप 1, नीमोसाइट टाइप 2, और उसके ऊपर सर्फेक्टेंट की लेयर चढ़ी हुई होती है। एंड सर्फेक्टेंट किसने बनाया? नीमोसाइट टाइप 2 ने बनाया। इसके अलावा क्या होता है? इसमें इलास्टिन फाइबर्स मौजूद होते हैं। इलास्टिन फाइबर्स का काम क्या होता है? ताकि जब हवा अंदर आए तो ये इन्फ्लेट हो, और जब हवा बाहर निकले तो ये पुश करे, तो इसके अंदर इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करता है। एंड इसके अलावा इसके अंदर एल्वियोलर मैक्रोफेजेस मौजूद होते हैं, जो आपको पता है मैक्रोफेज आर इम्यून सेल्स। अच्छा जी, एंड ये बड़ा सा एयर सैक होता है जहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज, तो ब्लड कैपिलरीज, इसमें जो ब्लड आ रहा होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करता है, और जिसमें से ब्लड निकलता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये वो वाहिद कैपिलरीज का नेटवर्क है आपकी बॉडी में जिसमें जो ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड है, और जो ब्लड जा रहा है वो ऑक्सीजनेटेड है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक गिवन है, आप उसमें जाओ और उसमें आप टेस्ट अटैम्प्ट कर लो कुछ MCQs का। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म की। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करेंगे ब्रीदिंग मैकेनिज्म के बारे में। देखो भाई, ब्रीदिंग मैकेनिज्म मीन के हम जो ब्रीद इन कर रहे हैं और ब्रीद आउट कर रहे हैं, ये पूरा मैकेनिज्म किस तरीके से हो रहा है, हवा हमारी बॉडी में कैसे अंदर आ रही है और फिर किस तरीके से बाहर निकल रही है। अच्छा जी, तो ब्रीदिंग को हम वेंटिलेशन भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि भाई मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक बार सांस आप अंदर लेते हो जिसको हम इंस्पायरेशन या इनहेलेशन या ब्रीथ इन कहते हैं, यानी एयर का बॉडी के अंदर मूव करना, और एक बार आप सांस बाहर निकालते हो जिसको हम एक्सपायरेशन, एक्सहेलेशन या ब्रीद आउट कहते हैं। तो इन दोनों को मिला के कलेक्टिवली हम वेंटिलेशन बोल रहे होते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि ये पूरी वेंटिलेशन होती किस तरीके से। अच्छा, इससे पहले एक बात बता दूं, वो ये कि भाई देखो, लंग्स जो होता है, लंग्स हमारी थोरेसिक कैविटी में मौजूद होता है। थोरेसिक कैविटी हम बॉडी की कैविटी के उस हिस्से को बोलते हैं जिसको रिब्स ने घेरा हुआ होता है। तो रिब्स के अंदर लंग्स मौजूद होता है, और ये जो लंग्स का अपर पार्ट है इसको हम कहते हैं एपेक्स ऑफ लंग्स, जो कि बिल्कुल ऊपर की तरफ होता है, रिब्स के फर्स्ट बोन की तरफ। लंग्स के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग होती है, जिसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसकी दो लेयर्स होती हैं। एक होती है विसरल प्लूरा, जो कि लंग्स के साथ चिपकी हुई होती है, ये वाली, और एक होती है पेराइटल प्लूरा, जो कि बाहर थॉरेक्स से यानी थोरेसिक कैविटी की जो दीवार है उसके साथ लगी हुई होती है। तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच पे गैप होता है जिसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं, और उस कैविटी में फ्लूइड भरा हुआ होता है। अच्छा जी, बैक टू द टॉपिक। देखो भाई, आ, होना क्या है वेंटिलेशन में, जब आप ब्रीद इन करोगे तो हवा अंदर आएगी, और जब आप ब्रीद आउट करोगे तो हवा बाहर जाएगी। बिल्कुल ऐसा है कि भाई बलून में हवा भर दी जाए या किसी बॉल में, एयर बॉल में हवा भर दी जाए, और जब आप उसको स्क्वीज करोगे तो हवा बाहर निकलेगी।
तो भाई जब आप हमेशा याद रखना, एयर की जो मूवमेंट होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है। तो इसका मतलब है जब आपको ब्रीद इन करना है, यानी एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेकर आना है, तो बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है वो कम होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और जब आपको हवा को बाहर निकालना है तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ताकि आप हवा को बाहर निकाल सको। अब देखो लंग्स कहाँ पे, ये है हमारी थोरेसिक कैविटी, थोरेक्स भी जिसको कहते हैं। अब लंग्स किसके अंदर है? रिब केज के अंदर है, सही है। रिब केज के अंदर है, लंग्स की पूरी दीवारों पे रिब की हड्डियाँ, पसलियाँ मौजूद है। सामने स्टर्नम है, पीछे वर्टिब्रा है, और नीचे ये डायफ्राम है, सही। तो इसका मतलब लंग्स की ये सारी दीवारें। अब बेटा जब हवा अंदर आती है लंग्स के तो लंग्स एक्सपैंड होता है, और जब हवा बाहर निकलती है तो लंग्स थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करता है, ताकि हवा, जैसे बलून से हवा बाहर निकलती है तो जो है वो बलून स्क्वीज हो रहा होता है, और जब हवा भरती है तो बलून इन्फ्लेट हो रहा होता है। लंग्स के साथ भी ऐसा ही होता है। तो अब बेटा हवा ने अंदर आना है, ब्रीद इन करनी है, ब्रीद इन, हवा ने अंदर आना है, तो अंदर जगह ज़्यादा होगी, तभी लंग्स को एक्सपेंड करने की जगह ज़्यादा मिलेगी ना। तो बेटा हम क्या करते हैं, अंदर की जगह बड़ी करते हैं, थोरेसिक कैविटी को बड़ी करते हैं। तो यानी जब आपको पता है वॉल्यूम, जब बॉयल्स लॉ के हिसाब से, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है, बॉयल्स लॉ के हिसाब से जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये लंग्स जो है, लंग्स जो हमारी थोरेक्स के अंदर है, जब थोरेक्स की जगह बड़ी होगी लंग्स को ज़्यादा जगह मिलेगी। देखो ये लंग्स है ना, अब जब ये जगह बड़ी होगी तो इसको ज़्यादा जगह मिलेगी ताकि हवा इसके अंदर आ सके और ये एक्सपैंड कर सके। और इसी तरह से थोरेक्स की ही दीवारें जो है, जिसमें रिब्स, डायफ्राम, ये सब शामिल है, ये लंग्स को स्क्वीज करेंगी तो अंदर से हवा बाहर निकलेगी। तो बेटा क्योंकि ब्रीद इन करने के लिए हमें क्या करना होता है, अंदर के प्रेशर को कम करना पड़ता है। तो इसीलिए हमारी जो ब्रीदिंग होती है वो नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग कहलाती है। अब देखो ये एक ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ में देखो ऊपर ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ये वाली जो लाइन है, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ऊपर वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे वाला नेगेटिव वाई एक्सिस। इसी तरह से ये एक्स एक्सिस है, इधर राइट वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस और इधर वाला पॉजिटिव एक्सिस, ऐसा ही है। अब ये जो लाइन है, ये जो बीच में ये ब्लैक वाली लाइन है, ये ब्लैक वाली लाइन का मतलब है ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ब्रीद इन करनी है तो हवा अंदर आनी है, तो क्या होता है, थोरेसिक कैविटी का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है। थोरेसिक कैविटी का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले में कम हो जाता है। तो क्योंकि अंदर का प्रेशर कम हो रहा है इनहेलेशन के वक्त, और जब ब्रीद आउट करना है, अंदर की हवा को बाहर निकालना है, तो क्या होगा, थोरेक्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा ताकि हवा बाहर निकल सके, यानी एक्सहेलेशन करनी। तो बेटा अब आप क्योंकि इनहेल कर रहे हो तो अंदर के प्रेशर को कम करो, और प्रेशर का ग्राफ नेगेटिव वाई एक्सिस में बढ़ रहा है, तो हम इसको कहते हैं नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। अब हम पढ़ते हैं कि ये पूरा मैकेनिज्म होगा कैसे, कैसे प्रेशर को कम किया जाएगा, और कैसे जो है ब्रीद इन किया जाएगा, और फिर कैसे ब्रीद आउट किया जाएगा। अच्छा जी, अब ब्रीदिंग मैकेनिज्म को समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझो कि भाई लंग्स कहाँ पे मौजूद है, थोरेक्स के अंदर, और थोरेक्स में बैक पे वर्टिब्रा है, सामने सीने की हड्डी जिसको हम स्टर्नम कह रहे हैं, और उसकी जो दीवार होती है जिसमें रिब केज मौजूद होता है। देखिए रिब केज के अंदर टोटल 12 पेयर्स ऑफ बोन होती है, 12 हड्डियाँ लेफ्ट साइड पे, 12 हड्डियाँ राइट साइड पे। अच्छा जी, और इसी तरह से उसकी बेस पे होता है डायफ्राम, बेस पे डायफ्राम मौजूद है। रिब्स की जो हड्डियाँ होती हैं इसको हम कहते हैं कोस्टल बोन। तो बेटा रिब्स में 12 पेयर्स ऑफ कोस्टल बोन्स होती हैं, और इन कोस्टल बोन के बीच में जो मसल होता है उसको कहते हैं इंटर, इंटर यानी बीच में, कोस्टल मसल, इंटर कोस्टल मसल। अब इंटर कोस्टल मसल, रिब्स की दीवार, हर दीवार का एक अंदर वाला हिस्सा होता है और एक बाहर वाला हिस्सा होता है।
तो इसी तरह से इंटरकोस्टल मसल्स, अंदर की तरफ जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं उसको हम कहते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और बाहर की तरफ जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। सही है। अच्छा जी, अब बेटा जब इनहेल करना है, इनहेलेशन करनी है, यानी हवा ने बॉडी के अंदर आना है, तो लंग्स एक्सपैंड करेगा। लंग्स को एक्सपैंड करने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए, तो थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और हवा बॉडी के अंदर आ जाएगी। तो बेटा एयर ने अंदर आना है, लंग्स ने एक्सपैंड करना है, और वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगा। तो बेटा इस पूरे प्रोसेस में होगा क्या, इनहेलेशन के मैकेनिज्म में होगा क्या, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, यानी जो बाहर की तरफ इंटरकोस्टल मसल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है वो रिलैक्स करेंगे। अंदर वाले रिलैक्स होंगे, बाहर वाले कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो ऑटोमेटिकली रिब्स बाहर की तरफ खिंचाएगा, रिब्स बाहर की तरफ आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूव करेगा, यानी रिब्स अंदर से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली थोरेसिक कैविटी की जगह क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। एंड इसी तरीके से जो डायफ्राम, डायफ्राम एक मस्कुलर वॉल होती है थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में, जो डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, बिल्कुल ऐसे ही किसी धागे को ऐसे खींचो तो वो स्ट्रेट हो जाती है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये पहले किस शेप में होती है, रिलैक्स होती है, तो ये ऐसे डोम शेप में होती है, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये स्ट्रेट हो जाएगी। स्ट्रेट होगी तो इसका मतलब है डायफ्राम भी नीचे की तरफ मूव कर रही है। अब ओवरऑल रिब्स बाहर की तरफ मूव कर रहा है, डायफ्राम नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो थोरेक्स की जगह बड़ी हो जाती है और हवा अंदर आती है। तो यू कैन सी कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है। दैट्स वाई इनहेलेशन जो होता है ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है। नॉर्मल नॉर्मल रूटीन में भी, यानी नॉर्मल ब्रीदिंग में भी जो इनहेलेशन है वो आपका एक्टिव प्रोसेस है। अब आ जाते हैं एक्सहेलेशन की तरफ या एक्सपायरेशन की तरफ। ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट प्रोसेस होता है, यानी एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन इंस्पायरेशन का बिल्कुल ऑपोजिट होता है, जिसमें एयर ने बाहर निकलना है और थॉरेक्स का वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि भाई थॉरेक्स जो है वो लंग्स को प्रेशर लगाएगा ताकि उसमें से हवा बाहर निकले, एंड ऑब्वियसली थॉरेक्स का वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा जी, अब बेटा इसमें बिल्कुल ऑपोजिट काम होगा। जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जो एक्सटर्नल है वो रिलैक्स करेगा, जिससे, क्योंकि इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिब्स को अंदर की तरफ खींचेगा, रिब्स नीचे की तरफ खिंचाएगा, तो रिब्स ऊपर से फोर्स लगा रहा है, और नीचे से डायफ्राम रिलैक्स कर जाएगा, तो नीचे से डायफ्राम रिलैक्स करेगा तो डायफ्राम डोम शेप का हो जाता है, ऊपर की तरफ मूव करता है, तो जिसकी वजह से नीचे से डायफ्राम फोर्स लगा रहा है, ऊपर से रिब्स फोर्स लगा रहा है, ऑटोमेटिकली हवा बाहर निकल जाएगी। तो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट द ब्रीदिंग मैकेनिज्म। अब हम पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। अच्छा जी, सो ब्रीदिंग कंट्रोल जो है, देखो बेटा ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो सबकॉन्शियसली चली रही। आप सो भी रहे हो तो सांस चल रही है, आप उठे हो सांस चल रही है, ये इसमें आपका इतना कंट्रोल, क्योंकि ऑटोमेटिकली हो रही, ऑटोनोमस प्रोसेस है और सबकॉन्शियस है, आप इतना फील भी नहीं कर रहे। कभी कोई आप काम में लगे हो, सांस तो चल रही है। अच्छा, अब बात यहाँ पे आती है कि भाई ब्रीदिंग कंट्रोल करने के लिए आपकी बॉडी में सिस्टम कौन कौन से इन्वॉल्व है, तो चार चीज़ें इन्वॉल्व है। ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसी ने ब्रीदिंग करना है। दूसरा जो कंट्रोल कर रहा होता है नर्वस सिस्टम, और इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है, और स्केलेटल मसल इन्वॉल्व होता है, इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम, इफ यू रिमेंबर। सो अब बात ये आती है बेटा कि देखो नॉर्मल जो आपके ब्रेन में जो ब्रीदिंग सेंटर है वो है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, दैट इज द टर्मिनल रीजन ऑफ योर ब्रेन। ये है आपका ब्रीदिंग सेंटर, ठीक है। ब्रीदिंग सेंटर है, ये नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को कंट्रोल कर रहा है आपकी। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंस्पायरेटरी सेंटर जो इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है, और दूसरा होता है एक्सपायरेटरी सेंटर जो कि एक्सपायरेशन को कंट्रोल करता है। अच्छा जी,
अब बात ये आती है कि सम टाइम आपका ब्रीदिंग रेट, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट जो होता है वो होता है 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट, लेकिन सम टाइम आपका ब्रीदिंग रेट थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। तो कभी कभार आप जानबूझ के भी सांस रोक सकते हो, डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। तो अब इस वक्त जो है ये जो ब्रीदिंग रिदम में जो चेंज आ रहा है, अब यहाँ पे ये मेडुला ऑब्लोंगाटा के हाथ में नहीं होता है, ये पॉन्स के हाथ में होता है। अगर आप कॉन्शियसली ये काम कर रहे हो कि भाई ब्रीदिंग को होल्ड किया हुआ है थोड़ी देर के लिए, तो तब ये काम सेरिब्रम देख रहा होता है, क्योंकि कॉन्शियस एक्टिविटी सेरिब्रम कंट्रोल करता है। व्हेन यू होल्ड योर ब्रीथ तो सेरिब्रम देखता है इसको, सही है। और सम टाइम होता है इमोशनली या किसी भी एक्सरसाइज की वजह से या किसी भी वजह से रेट ऑफ ब्रीदिंग में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आती है, तो उस वक्त इसको देखता है पॉन्स। ठीक हो गई भाई बात। अब बात यह आती है कि भाई ब्रीदिंग में फ्लक्चुएशन आती किस वजह से है। तो बेटा सिंपल, जब आप ब्रीदिंग को होल्ड करोगे, जब ऐसी कोई चीज़ होगी, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, साथ साथ प्रोटॉन बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें, ये कौन कैरी करता है, ब्लड कैरी करता है। तो ये चीज़ें ब्लड में एक हमारे ब्लड वेजल में एक रिसेप्टर होता है। एओर्टिक बॉडीज़ कहाँ पे, एओर्टा में। कैरोटिड बॉडीज़ कहाँ पे, कैरोटिड आर्टरी में। तो ये इस चीज़ को सेंस करती है और मैसेज भेजती है मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो भाई अगर आपने कॉन्शियसली ब्रीदिंग को होल्ड किया हुआ है, कॉन्शियसली होल्ड किया हुआ है ब्रीथ को, तो तब क्या होगा, तब ये होगा कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा बेटा, तो ये मैसेज, क्योंकि आप सेरिब्रम अभी सेरिब्रम के कंट्रोल में चीज़ें, सेरिब्रम कमांडिंग पार्ट है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो एओर्टिक बॉडी, कैरोटिड बॉडी ने ये मैसेज भेजा मेडुला ऑब्लोंगाटा को, और जब मेडुला ऑब्लोंगाटा तक ये मैसेज गया तो मेडुला ऑब्लोंगाटा ने सेरिब्रम को मैसेज भेजा कि भाई ऑक्सीजन कम हो रहा है। तो सेरिब्रम ने अपना कंट्रोल जो है वो विड्रॉ कर दिया। अब पूरा कंट्रोल आ गया मेडुला के पास। ऑब्वियसली सेरिब्रम कॉन्शियस एक्टिविटी कंट्रोल करता है, तो जैसे ही इसने अपना कंट्रोल विड्रॉ किया तो ब्रीदिंग में कॉन्शियसनेस आपकी ख़त्म हो गई। अब ऑटोमेटिकली ब्रीदिंग दोबारा चलना शुरू हो जाएगी, मेडुला ऑब्लोंगाटा करवाएगा। सही है भाई। तो ये सारी इस तरीके से जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है आपकी बॉडी में वो कंट्रोल होती है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर पे भी डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की का कंटेंट 20% ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाए, तो आपका ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग रेट जो है वो डबल हो जाएगा। सही है, तो इस पे भी डिपेंड करता है। और इसी तरह से अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए तो वो भी डबल हो जाएगा ब्रीदिंग रेट। तो ऑल दीज थिंग आर कंट्रोलिंग ब्रीदिंग मैकेनिज्म। अब डिस्कस करते हैं वॉल्यूम ऑफ लंग्स। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। अच्छा जी, थोड़ा सा अच्छा सा, थोड़ा सा ट्रिकी सा टॉपिक है ये। देखो भाई, अच्छा ये ग्राफ भी मैं समझाऊंगा। पहले अगर हम बात करते हैं जो हमारे लंग्स हैं, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो उसमें कितनी हवा आ सकती है, कितनी हवा नॉर्मली आती है। देखो भाई, जो टोटल लंग कैपेसिटी होती है वो 6000 ml है। अच्छा, अब याद रखना, लाजमी नहीं है कि सब में 6000 ml हो। ये एज, जेंडर, डिजीज़, इन सारी कंडीशन पे वेरी करती है। इन वॉल्यूम्स को मेजर करना स्पायरोमेट्री कहलाता है बेटा। और हमारे पास जो अपैरेटस है जिसके ज़रिए से हम इसको मेजर करते हैं वो कहलाता है स्पायरोमीटर। अच्छा जी, सो टोटल लंग कैपेसिटी जो है या टोटल लंग वॉल्यूम भी इसको अक्सर रेफर किया जाता है, जो है 6000 ml। यानी लंग्स के अंदर इतनी गुंजाइश होती है, 6 लीटर तक की गुंजाइश होती है। अब लेकिन जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, जो हर वक्त सांसें चल रही है, वो जस्ट 500 ml, 450 to 500 ml एयर हम ब्रीथ कर रहे होते हैं। अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात,
क्योंकि जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, यानी अगर हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं तो थोड़ी कम हवा अंदर आ रही है, लेकिन जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ज़्यादा हवा अंदर आ सकती है। तो जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हम फोर्सफुली ब्रीथ करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है वाइटल कैपेसिटी, जो कि 4000 ml to 5000 ml होता है। अगेन आई विल रिपीट कि सब में एक जैसे नहीं होता, ये वेरिएशन चलती रहती है। अच्छा जी, अब एक चीज़ और है बेटा, जब लंग्स में हवा जाती है और हवा बाहर निकल रही है, हवा अंदर आ रही है, हवा बाहर निकल रही है, तो जब हवा अंदर आ रही है तो लंग्स इन्फ्लेट होगा बलून की तरह, लेकिन जब हवा बाहर निकलेगी तो लंग्स कोलैप्स भी तो कर सकता है। तो इसीलिए लंग्स में हमेशा थोड़ी सी हवा हमेशा लंग्स में रहती है, जो किसी सूरत बाहर नहीं निकलती, यानी हम उसको नहीं निकाल सकते, फोर्सफुली भी नहीं निकाल सकते। तो वो कहलाता है रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कि 1000 ml टू 1500 ml होती है। अच्छा जी, अब ये दो वॉल्यूम्स और हैं, सही है, ये दो वॉल्यूम्स और हैं, एक है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो बेटा, नॉर्मल ब्रीदिंग करते हो और जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो दोनों में फ़र्क होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग में कम हवा अंदर आती है, कम होता है वॉल्यूम, और जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो ये वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब आप नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हो, ब्रीद इन कर रहे हो, ब्रीद आउट कर रहे हो, ब्रीद इन कर रहे हो, ब्रीद आउट कर रहे हो, तो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में हवा अंदर आ रही है, बाहर निकल रही है। लेकिन आप ब्रीद इन करो, अब ब्रीद इन करने के बाद दोबारा से ब्रीद इन करो, यानी ब्रीद आउट ना करो। आप ऑल्टरनेटिवली ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे होते हो, तो ब्रीद इन करने की जगह ब्रीद इन करने के बाद दोबारा से फोर्सफुली ब्रीद इन करो, तो जो एक्स्ट्रा एयर जब आप ब्रीद इन कर रहे हो, वो जो एक्स्ट्रा एयर अंदर आ रही है लंग्स में, यानी उसकी जगह पहले से मौजूद थी, उसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर जब आप ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद आउट के बाद दोबारा ब्रीद इन करने की जगह दोबारा ब्रीद आउट करो, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी फोर्सफुली आप ब्रीद आउट करोगे। आप कर सकते हो, करके देखो। तो इसको हम कहते हैं, यानी इसका मतलब है लंग्स में हमेशा इतनी एयर, इतनी हवा मौजूद होती है कि आप फोर्सफुली भी उसको बाहर निकाल सकते हो, और वो रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं है। रेजिडुअल वॉल्यूम आप कभी भी नहीं निकाल सकते, रेजिडुअल वॉल्यूम कभी भी नहीं निकाल सकते। तो जो फोर्सफुली निकाल रहे हो नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद, वो क्या कहलाता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सही है, इन सब के वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है 2000 टू 2500 ml तक होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1200 टू 1500 ml होता है। अब आ जाते हैं इस ग्राफ की तरफ। देखो बेटा, इसे हम कुछ फॉर्मूलाज भी ड्राइव करेंगे। देखो बेटा, ये है टोटल लंग वॉल्यूम, ये है टोटल लंग वॉल्यूम, यानी यहाँ से यहाँ तक हमें पता है, लेट्स से कि 6000 ml है, सही। अब इस टोटल लंग वॉल्यूम में ये इतना हिस्सा, ये हिस्सा जो है, ये है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब है इसको आप निकाल ही नहीं सकते, सही है, इसको आप नहीं निकाल सकते, यानी आपकी जो भी ब्रीदिंग होगी, डीप ब्रीदिंग हो, वो इस वॉल्यूम के अंदर होगी, इसको हटा के होगी। तो दिस इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी, सही है, दिस इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। अच्छा, लेकिन जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे होते हो तो वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml। तो ये होता है टाइडल वॉल्यूम। अच्छा, अब आप देखो कि टाइडल वॉल्यूम और ये रेजिडुअल वॉल्यूम है, ये रहा रेजिडुअल वॉल्यूम, इसके बीच में एक छोटी सी जगह है, ये वो जगह है कि देखो, जब टाइडल वॉल्यूम में ये वाला पॉइंट बता रहा है कि ये आपने ब्रीद आउट किया है, ये वाला पॉइंट बता रहा है ब्रीद इन किया है, फिर ये ब्रीद आउट किया, फिर ये ब्रीद इन किया, फिर ये ब्रीद आउट किया, फिर ये ब्रीद इन किया, फिर ये ब्रीद आउट किया, फिर ये ब्रीद इन किया। अब इस ब्रीद इन में, ब्रीद इन करने के बाद दोबारा ब्रीद आउट करने की जगह आपने मज़ीद हवा इनटेक की, तो ये जो एक्स्ट्रा एयर आपकी बॉडी में आया, ये क्या था? ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और फिर ये जो ब्रीद आउट किया, ब्रीद आउट करने के बाद ये एक्स्ट्रा एयर आपने मज़ीद बाहर निकाला, दिस इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी रेजिडुअल वॉल्यूम के अलावा, रेजिडुअल वॉल्यूम के अलावा और वॉल्यूम और थोड़ी सी हवा अंदर मौजूद होती है, जिसको आप फोर्सफुली निकाल सकते हो। यानी इसका मतलब ये होता है कि इतनी हवा हमेशा आपके लंग्स में रहती है। इसको हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इस फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में आप फोर्सफुली
जितनी हवा निकाल सकते हो वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहलाती है, और जिसको आप नहीं निकाल सकते, फोर्सफुली भी नहीं निकाल सकते, वो रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाता है। ओके, एंड देन आपको दिख रहा है ये टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के बाद ये वाला जो वॉल्यूम है, ये आपके पास नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद भी आपके लंग्स में इतनी जगह होती है कि ये एक्स्ट्रा एयर अंदर आ सकता है। यानी आप ये फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम के अलावा एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो आप इनटेक कर सकते हो फोर्सफुली, ये कहलाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। यानी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। अब इससे आप फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखो कि जो वाइटल कैपेसिटी है वीसी, वाइटल कैपेसिटी है, ये किसके बराबर है? ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो हम कहेंगे आई आर वी प्लस टी वी प्लस ई आर वी। सही। इसके अलावा हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई देखो ये वाइटल कैपेसिटी, ये आई सी प्लस ई आर वी, ये भी हो सकता है आई सी प्लस ई आर वी। ठीक हो गई बात। इसी तरीके से आपके पास जो है टोटल लंग कैपेसिटी जो है टी एल सी, आप इसको क्या कह सकते हो कि भाई टोटल लंग कैपेसिटी जो है ये आई आर वी प्लस पी वी प्लस ई आर वी प्लस आर वी इसके बराबर है। या फिर टोटल लंग कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम इसके बराबर है। अच्छा, रेजिडुअल वॉल्यूम निकालना है तो रेजिडुअल वॉल्यूम में टोटल लंग कैपेसिटी में से वीसी को माइनस कर दो, आपके पास रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाएगा। इसी तरह से जो है अगर आपको फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम निकालना है तो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम निकालने के लिए आपने क्या करना है, आपने वाइटल कैपेसिटी में टोटल लंग वॉल्यूम में से आपने इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को माइनस कर देना, या तो फिर आप टोटल लंग वॉल्यूम में से इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को माइनस कर दो। इस तरह से बेशुमार फार्मूलाज आप जो है यहाँ पे ड्राइव कर सकते हो। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ जाओ, अच्छे से इसको कर लो। इस चीज़ के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके कुछ MCQs ऐड किए हैं, तो आप वहाँ से जाओ, उस लिंक पे क्लिक करो और आपके पास इसके MCQs का एक टेस्ट ओपन हो जाएगा। अच्छा, ताकि आपकी आसानी हो जाए, ये सारे फार्मूलाज भी मैंने उसमें लिख के रखे हैं, तो फार्मूलाज को पढ़ो, अपने पेपर पे लिखो एंड उन MCQs को सॉल्व करो, तो ये आपसे अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की। अच्छा भाई देखो, सबसे पहले तो जो ब्रीदिंग है उसका मेन पर्पस क्या है कि भाई जब हम सांस लें तो हमारी बॉडी में एयर अंदर आए, उसमें से ऑक्सीजन निकल के ब्लड में चला जाए और फिर ब्लड उस ऑक्सीजन को लेके जाए टिश्यूज़ में और वो ऑक्सीजन टिश्यूज़ में अब्जॉर्ब हो, और फिर उसके बाद उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन और रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड निकले, तो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करे और फिर जब लंग्स में आए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करे, और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर चला जाता है। ये सारा प्रोसेस एक साथ हो रहा होता है। अब देखो होता क्या है, सिंपल कि भाई लंग्स में जो ब्लड आता है तो लंग्स से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में अब्जॉर्ब होता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के लंग्स में जाता है। इसी तरह से जब यही ब्लड टिश्यूज़ में जाता है तो टिश्यू से ऑक्सीजन निकल के टिश्यूज़ में जाता है, ब्लड से ऑक्सीजन निकल के टिश्यूज़ में जाता है और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के ब्लड में आता है। अब ब्लड जो है वो तीन चीज़ों में इन गैसेस को कैरी करता है। सबसे मेजर सोर्स है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में एक तो हेमोग्लोबिन है और दूसरा रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद वाटर ऑफ आरबीसीज। इन दो चीज़ों पे ब्लड जो है गैसेस को कैरी करता है। कैसे कैरी करता है अभी हम पढ़ते हैं। और दूसरा आरबीसी के बाहर ये जो प्लाज्मा मौजूद है इसमें हमेशा डिजॉल्व ऑक्सीजन और आपका कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा डिजॉल्व होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कि आपका ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होती है।
देखो बेटा, ऑक्सीजन की जो मेजर ट्रांसपोर्टेशन होती है वो हीमोग्लोबिन की मदद से होती है, और कुछ ऑक्सीजन जो है क्योंकि सॉल्युबल गैस है तो वो ब्लड के प्लाज्मा में भी डिसॉल्व होता है, बट 97% ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन की मदद से होती है। अब ये कैसे होती है? देखो, हीमोग्लोबिन आपको पता है जिसमें आयरन होता है, हीम होता है और ग्लोबिन होता है। तो 4 हीमोग्लोबिन होते हैं, तो एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की कैपेसिटी होती है, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हीम पार्टिकल होते हैं। तो 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। तो ये रिएक्शन जो है, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, ये रिएक्शन होता है लंग्स में, और इसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सही है, ये कहलाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, HbO2 4 भी लिख सकते हो, या फिर HbO8 भी लिख सकते हो। सही। और यही बैकवर्ड रिएक्शन होता है, जब यही ब्लड टिश्यूज में जाता है तो यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता है और ये ऑक्सीजन रिलीज करता है और हीमोग्लोबिन दोबारा हीमोग्लोबिन बन जाता है। अच्छा भाई, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखना, हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती है, कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती। जैसे आप मिसाल के तौर पे आपका एक रूम है, अब इस रूम में कितने लोग आ सकते हैं? 100-150 तो नहीं आ सकते। अगर बड़ा सा हॉल है तो आ सकते हैं, या अगर एक छोटा सा रूम है 15x15 का, तो उसमें कितने 20 लोग आ जाएंगे। तो हर चीज़ की एक अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। क्लासरूम में 20 चेयर्स रखे हुए हैं तो उसमें 21 बच्चे मैं नहीं बैठा सकता। तो इसी तरीके से ऑक्सीजन में भी, ब्लड में भी ऑक्सीजन को कैरी करने की एक कैपेसिटी होती है। अगर हमारे पास 100 ml ब्लड है तो वो सिर्फ 20 ml ऑक्सीजन कैरी कर सकते हैं। सही है, दिस इज द सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। हम कहते हैं कि 100% सैचुरेशन ऑक्सीजन की होती है 20 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ब्लड। यानी इसका मतलब है 100 ml ब्लड में 20 ml के अलावा जो ऑक्सीजन डाला जाएगा वो ब्लड एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अच्छा, अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसके अंदर 19.5 ml जो है ऑक्सीजन होता है। ये थोड़ा बहुत वेरी करता है, तो दैट इज अराउंड समथिंग 95% टू 97% ऑक्सीजन जो है वो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन होता है। एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ये 14.5 ml होता है, यानी तकरीबन 75% ऑक्सीजन होता है। अब देखो दोनों में डिफरेंस आ गया ना, दोनों में डिफरेंस आ गया जिसकी वजह से पार्शियल प्रेशर जनरेट होता है। अब मैं समझाता हूँ आपको कैसे। यानी अगर दोनों में डिफरेंस देखो तो 5 ml का डिफरेंस है। सही है, ये बात अभी याद रखो। अब बात करते हैं एयर की। 100 ml एयर जब इनहेल करोगे, सही है, 100 ml एयर, उसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है इनहेल किया वो 21 ml ऑक्सीजन होता है, और जब एक्सहेल करोगे तो 16 ml ऑक्सीजन जाएगा। यानी ऑक्सीजन आया कितना? 100 ml एयर 21 ml ऑक्सीजन लेकर आया, और जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो 16 ml जा रहा है। इसका मतलब है हर 100 ml में 5 ml ऑक्सीजन आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है। अब देखो इसी एल्वियोलाई पे जो एयर आया उसमें 21 ml ऑक्सीजन था, और जो ब्लड आया उसके अंदर 14.5 ml ऑक्सीजन था, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। और यहाँ से जब ऑक्सीजन बाहर जाएगा तो उसके अंदर 16 ml ऑक्सीजन होगा, और जो यहाँ से ब्लड बाहर जाएगा उसके अंदर 19.5 ml, यानी जो 5% इसमें अब्जॉर्ब हो इसमें से कम हो गया वो यहाँ पे ऐड हो गया। क्लियर हो गई बात? सो ये क्यों हुआ बेटा? ये पार्शियल प्रेशर की वजह से। देखो यहाँ पे 21 ml ऑक्सीजन था, इधर 14.5 ml ऑक्सीजन था, तो देयर विल बी अ डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर बिटवीन एयर एंड ब्लड। तो ऑब्वियसली एयर से ऑक्सीजन ब्लड में अब्जॉर्ब होगा, सही है, और क्योंकि ये एयर ऑक्सीजन को लेके आगे चला जाता है। अच्छा जी, अब यही चीज यही डिस्ट्रीब्यूशन टिश्यूज में भी होगी। ये तो लंग्स में हो गई ना कहानी, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गया। अब यही जब ब्लड टिश्यूज में जाएगा, क्योंकि ब्लड ने ऑक्सीजन लिया है लंग्स में से, अब वही ऑक्सीजन ब्लड जो है वो टिश्यूज को ले जाके देगा। तो टिश्यूज में जितना पार्शियल प्रेशर होगा, हर टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। जिस टिश्यू के अंदर
ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होती हो वो ज़्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। मिसाल के तौर पे अब ये ब्लड जा रहा था, रास्ते में एक टिश्यू आया, क्या लिखा है, टिश्यू विथ लो मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म कम होती है, उसकी ऑक्सीजन कंजम्पशन भी कम है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम हो रही है तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल भी कम हो रहा है। सही है ना। अब मिसाल के तौर पे एक गाड़ी जो है वो दिन में सिर्फ 5 किलोमीटर चलती है तो ऑब्वियसली उसमें पेट्रोल कम लगता है, और एक गाड़ी जो है वो दिन में 50 किलोमीटर चलती है तो उसमें पेट्रोल ज़्यादा लगता है। इसी तरह से टिश्यू जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म कम हो रही है उसके अंदर ऑक्सीजन की कंजम्पशन भी कम होती है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन लोडिंग भी कम होती है। अब मिसाल के तौर पे इस टिश्यू में जो ऑक्सीजन था बेटा, अब क्योंकि बेटा इसमें ऑक्सीजन मेटाबोलाइज कंज्यूम ही नहीं हो रहा तो इसमें और इसमें ऑक्सीजन का डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। सही है। इसी तरह से एक टिश्यू ऐसा है जिसमें मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हाई है तो उसमें ऑक्सीजन कंजम्पशन भी हाई होता है, वो जल्दी जल्दी मेटाबॉलिज्म हाई कर देता है, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन जल्दी एब्जॉर्ब होगा। इसकी मिसाल ऐसी है कि भाई आप और आपकी बहन या आपका भाई दोनों आपको खाने पे बिठाया गया, सही है, और एक प्लेट भर भर के बिरयानी दे दी गई। अब मैंने दिया और मैं 5 मिनट बाद आता हूँ दोबारा और ये देखता हूँ कि आपकी बहन या आपके भाई के प्लेट से बिरयानी अभी तक ज़्यादा ख़त्म नहीं हुई और लेकिन आपने पूरी खा के ख़त्म कर दी, तो अब मैं दोबारा किसको दूँ, ऑब्वियसली आपको दूंगा। आप मांगोगे कि भाई और चाहिए तो मैं आपको दूंगा क्योंकि दूसरे वाले ने तो खाया ही नहीं है इतना। इसी तरीके से जब ब्लड आता है तो टिश्यू जिसमें ऑक्सीजन कंज्यूम ही नहीं हुआ उसमें ऑक्सीजन इतना अब्जॉर्ब नहीं होता। सही है। तो उसके अंदर ऑक्सीजन लोडिंग अनलोडिंग क्या होती है, अनलोडिंग का मतलब है ब्लड में से ऑक्सीजन निकल के टिश्यूज में जा रहा है, तो ऑक्सीजन अनलोडिंग क्या होती है, कम होती है। जैसे मिसाल के तौर पे एडिपोज टिश्यूज, फैट स्टोरिंग टिश्यूज, उसमें ऑक्सीजन की कंजम्पशन कम होती है। इसी तरह से जिसने जल्दी जल्दी ऑक्सीजन की कंजम्पशन कर रहा है उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की अनलोडिंग ज़्यादा होगी। जैसे मसल्स हो गए, कार्डियक मसल्स हो गए, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। सही है। अच्छा, अब बात करते हैं हम बाकी जो दूसरा मेथड होता है वो सिंपल प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन इसी तरीके से होती है। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की बेटा। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरीकों से ट्रांसपोर्ट होता है। पहला तरीका सबसे कॉमन है वो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, 70% कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन इसी फॉर्म में होती है। देखो मैंने बताया ना, ब्लड में 3 चीज़ें गैसेस को कैरी करती है, एक आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन, आरबीसी में मौजूद वाटर और ये प्लाज्मा में मौजूद वाटर। तो ये जो बाइकार्बोनेट आयन है, जब कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो जो ब्लड टिश्यूज में आया वो ऑक्सीजन देगा और रिटर्न में क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। तो जब टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो वो आरबीसी के अंदर जाएगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे बनेगा कार्बोनिक एसिड, दिस वन इज कार्बोनिक एसिड, और इसके लिए एक एंजाइम मौजूद होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है। अब भाई होता क्या है, ये कार्बोनिक एसिड बड़ा अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ये फौरन टूटता है और बाइकार्बोनेट और H पॉजिटिव आयन बनाता है। अब याद करो मैंने ब्रीदिंग रेट में बताया था कि जब आप सांस रोकते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगता है और साथ में प्रोटॉन भी बढ़ने लगता है। तो अब समझ आ गई बात, प्रोटॉन क्यों बढ़ता है। अच्छा भाई, अब बात यह आती है कि ये प्रोटॉन जो बढ़ गया है, ये प्रोटॉन जो है क्या करेगा, पीएच को कम कर देगा, तो जिसकी वजह से आपका हीमोग्लोबिन जो है वो एज अ बफर भी काम करता है, वो पीएच को रेगुलेट करेगा। कैसे रेगुलेट करेगा बेटा, ऐसे रेगुलेट करेगा कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, क्योंकि टिश्यू में जो ब्लड गया था उस ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, वो ऑक्सीजन सप्लाई करता और कार्बन डाइऑक्साइड लेता, तो टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के ब्लड में आ गया और ब्लड में आने के बाद ये प्रोटॉन बना और यही प्रोटॉन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है और ऑक्सीजन टिश्यू में चला जाता है। क्लियर हो गई बात। अब ये जब प्रोटॉन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन तो निकल गया, बचा हीमोग्लोबिन, ये प्रोटॉन के साथ मिल जाएगा और बन जाएगा हीमोग्लोबिनिक एसिड। सही है। अब यही हीमोग्लोबिनिक यानी जो आपके पास लंग्स में से जो ब्लड निकल के टिश्यू में गया था उस ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन था।
अब टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में अब्जॉर्ब हुआ और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट गया और वो प्रोटॉन के मिलने के बाद बन गया हीमोग्लोबिनिक एसिड, सही है। और उस पर बाइकार्बोनेट आयन भी ऐड हो गया। अब जब लंग्स से ब्लड अब जब टिश्यू से ब्लड वो दोबारा लंग्स में जाएगा तो उसके अंदर हीमोग्लोबिनिक एसिड होगा। अब यही हीमोग्लोबिनिक एसिड लंग्स में जाके टूटेगा, सही है। अब जब टूटता है तो बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है और ये हीमोग्लोबिनिक एसिड प्रोटॉन भी देगा जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर भी बनेगा। तो जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर वेपर्स का भी इजाफा हो जाता है। जैसे होता है ना सर्दियों में जब आप ब्रीदिंग कर रहे होते हो तो आपको दिखता है कि मुंह से धुआं निकल रहा है, तो वो एक्चुअल में वाटर वेपर्स होते हैं, कंडेंस फॉर्म हो जाती है। अब भाई यहाँ पे देखो, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ये बाइकार्बोनेट आयन जो है ये आरबीसी के साथ बढ़ चुका है। तो होता क्या है, ये आरबीसी के अंदर में से ये बाइकार्बोनेट बाहर निकलेगा। जब ये बाहर निकलता है तो एक चैनल होता है जिसका नाम है बाइकार्बोनेट क्लोराइड प्रोटीन चैनल। तो ये चैनल जो है ये बाइकार्बोनेट को बाहर निकालता है और साथ साथ बाहर से क्लोराइड को अंदर लेकर आता है। तो क्लोराइड अंदर आ जाएगा आरबीसी के, बाइकार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमेना, सही है। और फिर ये बाइकार्बोनेट जाके सोडियम के साथ पोटासियम के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और इसी फॉर्म में ये हमारे ब्लड में ट्रैवल करता है। तो भाई एक तरीका तो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन का ये हो गया। दूसरा तरीका बाय हीमोग्लोबिन, 20% कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन की मदद से होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है और बनता है कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन की तरह ऑक्सीजन जैसे आयरन के साथ हीम पार्टिकल के साथ जोड़ा रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड हीम के साथ नहीं जुड़ता, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के अमाइनो ग्रुप के साथ जुड़ता है, तो ये बनता है कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। एंड इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट गैसेस एक्सचेंज और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई डू होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बेटा इस टॉपिक का भी के एमसीक्यूज का टेस्ट भी मैंने लगाया है एंड इस पूरे चैप्टर का एमसीक्यूज का टेस्ट भी होगा, तो आप उसको सॉल्व करना एंड ये वीडियो लाजमी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।